बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 का नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस में पहले कुछ डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। पहली डेफिनेशन हमारे पास इसमें सेट्स की है। बेटा सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर्मिंग अ ग्रुप। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, फॉर्मिंग अ ग्रुप। एक ग्रुप आप बनाएं, ठीक है, जिसके अंदर कलेक्शन होगी, कुछ चीज़ें जमा होंगी और वो जो जमा चीज़ें होंगी उसमें वो सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट को हमेशा किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमेशा पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट के दरमियान इसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, राइट। तो ये बेसिक डेफिनेशन, बेसिक चीज़ आपने सीखी। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखें। मसलन आपसे कहा जाए कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे सर 7। कौन कौन से 7? आप कहेंगे सर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज हो गए। फाइन। इन 7 डेज को, ये अब आपने क्या किया, इन डेज को कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाएगा और इसको आपने पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट के दरमियान लिख दिया और आपने इसको किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। अरेंज की हुई हैं, इसमें बुक्स अरेंज हुई हुई हैं, सारी मैथ की किताबें इस जगह हो सकती हैं, सारी इंग्लिश की बुक्स इस जगह हो सकती हैं, तो एक ख़ास अरेंजमेंट है। इस तरह देखें, ये किचन ऑर्गेनाइजेशन में ये सेट्स आपको डिफरेंट शक्लों में नज़र आ रहे हैं। किसकी एग्जाम्पल है? सेट्स की। हमारे पास कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल, जैसे ये हम ज्योमेट्री बॉक्स का एक सेट इस्तेमाल करते हैं, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू ज्योमेट्री शुड बी इन दिस सेट विच इज कॉल्ड ज्योमेट्री बॉक्स सेट। तो इस तरह अपनी आम जिंदगी में आप बहुत सारी एग्जांपल्स आपको नजर आ जाएंगी जो कि सेट से रिलेटेड हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो सेट्स जिनका ताल्लुक मैथमेटिक्स से है और जो आपकी इन एक्सरसाइजेस में इस्तेमाल होंगे। अब ये वो सेट्स हैं जो कि आपने अपनी किताब में देखे हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर इसमें 0 भी शामिल हो जाए तो फिर ये सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स किसे कहते हैं? जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी हों और पॉजिटिव नंबर्स भी हों। 0 भी इसमें इंक्लूडेड है। 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये जितने सेट्स आप देख रहे हैं ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं, यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो काउंटेबल नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट्स कहलाएंगे। सेट ऑफ इवन नंबर्स जो कि 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिविजिबल होते हैं, वो तमाम नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, ऑड नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। सिमिलरली सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 अपने ही टेबल में आएगा, 3 अपने ही टेबल में आएगा, 5 से ही डिवाइड हो सकता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 7 is a prime number. Similarly 11 is a prime number, 13 is a prime number, 17 is a prime number. ये सारे नंबर जो कि अपने अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। रैशनल नंबर्स, हाँ यहाँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p अपॉन q की शक्ल में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जबकि p और q दोनों जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि 3 या 2/5 ये एक रैशनल नंबर है, 3/7 ये एक रैशनल नंबर है। रीजन ये है कि 2 और 5 दोनों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बिलोंग करते हैं किससे? इंटीजर से। तो जब दोनों बिलोंग करते हैं इंटीजर से तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रैशनल नंबर्स का सेट। 0 नहीं होना चाहिए, बस अपॉन में 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपॉन में 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, बाकी आप जो दिल चाहे वो आप इंटीजर से पिक करके ये रैशनल नंबर बना सकते हैं। मसलन इस तरह आप बना सकते हैं 9/8, इस तरह आप बना सकते हैं 1/7। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? अच्छा, रैशनल नंबर्स को q से रिप्रेजेंट किया जाता है। इर्रेशनल नंबर्स को q के ऊपर एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट बना के रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। वो जो रैशनल नहीं है वो क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल कहलाएंगे, जिन्हें हम p अपॉन q की शक्ल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मसलन स्क्वायर रूट 2, मसलन स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये वो नंबर्स हैं जो कि इंटीजर में नहीं है। तो क्योंकि ये नंबर्स इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर इंटीजर में शामिल नहीं है, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे।
पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये बात याद रखिएगा, बिकॉज पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। रीजन ये है कि पाई समझाने के लिए बता दिया जाता है 22/7, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू डिफरेंट होती है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स ये होते हैं कि जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होते हैं, इन दोनों को यूनियन करके लिख दिया जाए। तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिला के जब पढ़े जाते हैं तो उनको रियल नंबर कहा जाता है। तो ये डिफरेंट बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स हैं जिनकी आगे आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, होल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सब क्या है, इसका अभी हम इस्तेमाल करते हैं। अब सेट्स को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 फॉर्म्स हैं जिसके तहत किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 1 इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरी फॉर्म कहलाती है बेटा टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का एक और नाम होता है, इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तीसरी एक फॉर्म और होती है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में भी या सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपके सामने कोई एग्जांपल रखता हूं। मसलन आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं, सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं बेटा 6, 8, 10 और 12। टेबुलर फॉर्म, ठीक है, ये वाली फॉर्म क्या कहलाती है? टेबुलर फॉर्म कहलाती है। उसके बाद यही सेट अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करके दूं, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 13, ये 5 और 13 के दरमियान आने वाले तमाम इवन नंबर्स हैं, 6, 8, 10, 12। तो इस तरह से ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म कहलाती है बेटा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। इसी तरह अगर इस सेट को मैं यूं रिप्रेजेंट कर दूं, दैट कंटेन्स सम एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स का ताल्लुक किससे है? एलिमेंट्स का ताल्लुक जो है वो इवन नंबर से है, और वो एलिमेंट्स, वो इवन नंबर्स बिटवीन 5 and 13 है। बिटवीन 5 and 13 नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 13। तो ये वाली फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर नोटेशन, ये सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने देखा 3 फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म क्या कहलाती है? टेबुलर फॉर्म, जो सेट अपनी असल शक्ल में एलिमेंट्स के साथ लिखा होता है। दूसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। इसी तरह तीसरी फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। हम अब एक डेफिनेशन है इसमें एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट, अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, एक सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं, इसको क्या कहते हैं? नल सेट कहते हैं। या इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक सेट बना दें और उसके अंदर कोई एलिमेंट ना रखें, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं, फाई के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए। अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और अ नल सेट। इसी तरह हमारे पास फाइनाइट सेट, सेट ऑफ वॉवेल्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। एक सेट मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, दैट कंटेन्स सम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। एंड एलिमेंट्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10। इसमें कुल कितने एलिमेंट्स होंगे? 0 से लेकर 10 तक, टोटल मिला के 11 नंबर हुए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आप काउंट कर पा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम फाइनाइट सेट्स कहेंगे। इन फाइनाइट सेट्स कौन से होते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। नंबर 0 आता है दरमियान में, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आता है -1 -2 -3। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं? यू कैन नॉट काउंट इट। सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऑफ ऑड नंबर्स हो सकते हैं, सारे क्या हैं? ये सारे इनफाइनाइट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यू कैन नॉट काउंट इट। सब सेट, फर्ज करो एक सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1 2, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। तो हम कहेंगे कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में शामिल हैं। तो जब ए के तमाम एलिमेंट्स बी में शामिल होंगे तो ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। जो सेट बी में तमाम एलिमेंट्स, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में शामिल हैं, तो ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। और लिखा कैसे जाएगा? इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर सेट का मतलब क्या है? सुपर सेट, अगर ए बी का सबसेट है
इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए के तमाम एलिमेंट अगर बी में शामिल हैं तो बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। बी सुपरसेट है, ठीक है। तो अब इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा ऐसे जाएगा कि हम देखो वही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसका मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, बी की तरफ खुल रहा है, अभी भी इसका मुंह बी की तरफ खोल दो, कोई इशू नहीं है इसमें। तो क्या पढ़ा जाएगा, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। एक और बहुत कॉमन सी एग्जांपल जो दी जाती है सबसेट और सुपरसेट की, वो भी आप देखते चलें। तो तमाम इंग्लिश अल्फाबेट्स इसमें आ गए। सेट ऑफ वॉवेल्स हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होंगे, सेट ऑफ वॉवेल्स होंगे ए ई आई ओ यू। तो हम कह सकते हैं कि वी सेट ऑफ वॉवेल्स इज अ सबसेट ऑफ लेटर्स, ठीक है। इसको हम यूं इस तरह से लिख सकते हैं कि V इज अ सबसेट ऑफ L एंड, या यूं भी कह लें कि L इज द सुपरसेट ऑफ V। मसलन एक सेट A है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और एक सेट B है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। ये दोनों सेट्स आपस में क्या हैं, इक्वल, यानी A सबसेट है B का और B सबसेट है किसका, A का। तो अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो दोनों सेट्स आपस में इक्वल सेट माने जाते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। अब यहाँ मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन भी समझ लें कि अगर A सबसेट है B का, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, अगर A B का सबसेट हो तो A इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट इफ अगर A B के इक्वल हो जाए। इन दिस केस A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो ये कौन से सेट्स कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। तो इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर A B का सबसेट है और A और B सेट्स आपस में बिल्कुल बराबर हैं तो ये दोनों सेट्स एक दूसरे के लिए इम्प्रॉपर सबसेट की हैसियत रखते हैं। Now we have equivalent sets. Equivalent sets symbol क्या है, ये इसका symbol है। A is equivalent to B if their number of elements are same. तो दोनों में number of elements कितने हैं, इसमें number of elements को हम यूं भी लिखते हैं, देखें, number of elements in set A 3, number of elements in set B 3। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो A इज इक्विवेलेंट टू B, तो क्या कहलाएगा, A B का इक्विवेलेंट कहलाएगा, A इज इक्विवेलेंट टू B, ये इसका सिंबल होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि अगर A B का सबसेट है, बट लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो A में हो और B में हो वो बराबर ना हो, ऑर्डर ऑफ A इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। A B का सबसेट जरूर हो मगर दोनों का ऑर्डर सेम ना हो, दूसरे सेट में कुछ ज्यादा एलिमेंट्स हो। एग्जाम्पल, एक सेट A है, इसके एलिमेंट है 1 2, एक सेट B है, इसके एलिमेंट है, तो यस A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A B का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट कब होता, कि जब A B के इक्वल होता, यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर शर्त यह है कि A शुड नॉट बी इक्वल टू B। अगर A B के इक्वल हो गया तो ऐसी सूरत में ये इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अगर A B से छोटा है, ये वाले सेट के एलिमेंट्स कम हैं दूसरे वाले सेट से, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें अगर शामिल है, तो A सबसेट है B का, ठीक है। और कौन सा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है। इम्प्रॉपर सब्जेक्ट में A B के इक्वल होता है और प्रॉपर सबसेट्स में A B के इक्वल नहीं होता, राइट। इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। एग्जाम्पल, एक सेट है मिसाल के तौर पे सेट Y और इसका एक ही एलिमेंट है, लेट्स से A। तो ये एग्जाम्पल है किसकी, सिंगलटन सेट की। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है, अ सुपरसेट ऑफ ऑल सेट्स, द सुपरसेट ऑफ
क्या मतलब हुआ? मिसाल के तौर पे एक सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं 1 2, एक सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 2 3 4, एक सेट सी है जिसके एलिमेंट हैं मसलन 1 4 5। तो ये 3 सेट्स हैं और तीनों सेट्स में मुख्तलिफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखे हुए। किसी में 2 एलिमेंट हैं, किसी में 3 एलिमेंट हैं, किसी के एलिमेंट 1 और 2 हैं, किसी के एलिमेंट 2 3 4 हैं, किसी के एलिमेंट 1 4 5 हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा कि जिसके अंदर ये तमाम एलिमेंट्स होंगे। यूनिवर्सल सेट 1 भी होगा, उसमें 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, ठीक है। एक ऐसा सेट होगा जिसमें अंडर कंसिडरेशन जितने सेट आ रहे हैं सबके एलिमेंट शामिल हो। एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कम नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि एक सेट डी है और उस डी सेट के अंदर एलिमेंट है सपोज 11 और 12, तो अब ये या तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है या सेट डी इस सिस्टम का पार्ट, ठीक है। सेट डी या तो हो नहीं सकता है सिस्टम के अंदर क्योंकि सेट डी के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में शामिल होने चाहिए, या फिर यूनिवर्सल सेट गलत लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट में 11 और 12 इंक्लूडेड होने चाहिए। तो अब आपको समझ में आया कि वो तमाम सेट के एलिमेंट जो अंडर कंसिडरेशन सेट्स हैं उसके तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में शामिल होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है? द सुपर सेट। ये सुपर सेट है, किसका सुपर सेट है? ए का भी, बी का भी और सी का भी। अंडर कंसिडरेशन जितने सेट्स है सबका सुपर सेट होता है। तो ये तमाम डेफिनेशंस आपने आज के सेशन में डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।